कल हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। बाद में देर रात को मुझे मौका मिला अपना वीडियो खुद ही देखने का, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप अपनी कही हुई बात या लिखी हुई बात दोबारा खुद सुनते हैं या पढ़ते हैं, आपको एक मज़ीद रिफ़्लेक्शन करने का मौका मिल जाता है। मैंने रिफ़्लेक्ट किया कि जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और उनकी सदारत में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और ईरान और रशिया के जो चीफ सिक्योरिटी बॉसेस दिल्ली में आए थे, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे रिफ़्लेक्ट कर रहे थे। बहुत उन्होंने अपना कंसर्न जो है, सिंसियर कंसर्न, उसका इजहार किया कि अफ़गानिस्तान के लोगों की सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। बेहतर बनाने के लिए कुछ इक़दामात इन्होंने तजवीज़ किए। मज़ीद जब मैं सोचने लगा तो मैंने देखा कि अगर अपने ही मुल्क में सिमिलर कॉन्टेक्स्ट कोई जगह अगर प्रोवाइड करती हो, तो क्या वही सेंटिमेंट, वही अप्रोच एक आसानी के साथ अप्लाई की जानी चाहिए या नहीं। मेरी मुराद जम्मू कश्मीर से है, आप समझ चुके होंगे। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। अफ़गानिस्तान के लिए जो एक कंसर्न है, एक इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में, वो क्यों है? उसकी बुनियादी बात तो ये है कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इंसान ही रहते हैं वहाँ पे, और आप भी बतौर इंसान आप ये समझते हैं कि इंसानियत कहीं पे भी उसको दिक्कतों का, परेशानियों का, जो मुश्किलों का सामना है वो नहीं होना चाहिए। लोगों के हालात बेहतर होने चाहिए। फिर उसके बाद मज़ीद बातें आती हैं जो हमारे इमीडिएट प्रैक्टिकल लाइफ कंसर्न की होती हैं। हमारी सिक्योरिटी है, इकॉनमी है, डिप्लोमेसी है, रीजनल इन्फ्लुएंस है, जियोपॉलिटिक्स है, बहुत सारी और मज़ीद चीज़ें हैं। अगर वहाँ की इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, अच्छी इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी वो मुल्क अगर प्रोवाइड करेगा, तो नेबरहुड में हमें भी मौका मिलेगा, हम जाकर उनके साथ बिज़नेस कर सकते हैं। वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा, तो हम सेंट्रल एशिया में एक्सेस गेन कर सकते हैं। अपने बिजनेसेस को हम यूरोप तक बढ़ा सकते हैं, ओवरलैंड रूट के साथ हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन आज के रोज़ में जो बड़ा कंसर्न है वो ये देखा जाता है कि अमन रहना चाहिए, पीस रहना चाहिए, हालात ठीक रहना चाहिए। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये चीज़ें बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड कर जाती हैं। ये बाकी ममालिक में भी जाकर माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और फिज़िकली भी जाकर इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर की और अफ़गानिस्तान की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। पहले तो बड़ी डिससिमिलैरिटी जो है वो ये है कि अफ़गानिस्तान एक मुल्क है जिसके लिए हम अपने मुल्क में बैठकर चिंता करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो एक हिंदुस्तान का सोवरेन मैटर है, हिंदुस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर है और हिंदुस्तान की एक अपनी पॉलिसी जुरिस्डिक्शन है। सिमिलैरिटीज़ इस तरह से हैं कि अफ़गानिस्तान में एक लंबी हिस्ट्री वायलेंस की, जम्मू कश्मीर में भी। अफ़गानिस्तान में टेररिज्म, जम्मू कश्मीर में भी हुआ। अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, जम्मू कश्मीर में भी। अफ़गानिस्तान में लैक ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, और जम्मू कश्मीर में भी। अब जब कन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस उसमें इस्तेमाल हो तो तभी कन्फ्लिक्ट हो। एब्सेंस ऑफ वायलेंस में भी कन्फ्लिक्ट सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो बड़ा बेहतरीन मौका होता है जब आप बहुत सारी पॉलिसीज़ अप्लाई करके आप रिकॉन्सिलिएशन की बात कर सकते हैं। कल जो मैंने कुछ नुक्ते उभारे थे नेशनल सिक्योरिटी, जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने कंसेंसस जिसके ऊपर आए, 10-11 उसके पॉइंट्स थे। उसमें कुछ के बारे में मैंने बात की थी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह, और किस तरह ग्रेजुअली एक एंगेजमेंट का प्रोसेस इस्टेब्लिश हो रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। एक बड़ी अहम चीज़ उसमें से आती है, जो एक कंसेंसस स्टेटमेंट है जो सारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं अफ़गानिस्तान के तय अपना नज़रिया जो पेश करते हैं, उसमें कहते हैं, दे स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ फॉर्मिंग एन ओपन एंड ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट that represents the will of all people of Afghanistan and has representation of all people from their society including major ethno-political forces in the country। कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसमें सब लोगों की, सब रीजन्स की, सब सोसाइटीज़ के, सब थॉट प्रोसेसेस की जो है उसमें इंक्लूजन होनी चाहिए, शमूलियत होनी चाहिए। मज़ीद कहते हैं, अब इसको मैं एम्फसाइज़ करता हूँ, आपने ध्यान से इसको समझना है और कनेक्ट करना है अपनी सिचुएशन के साथ। मज़ीद कहते हैं कि इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान में इज़ इम्पेरेटिव फॉर सक्सेसफुल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस।
कि अगर आप वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, लोगों को एज ए नेशन आप शेप अप करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये एक जो इंक्लूजन है वो बनाना पड़ेगा। उसके जो सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेटअप में उनकी इंक्लूजन होना चाहिए। उनको ये फीलिंग होनी चाहिए कि जो इसका फ्यूचर है अफ़गानिस्तान में का, उसमें उनकी शमूलियत है, उनकी जो सोच है वो इसमें शामिल है, उसका नज़रिया इसमें शामिल है, तभी जाकर एक कॉमन फ्यूचर है जो उसकी तलाश की जा सकती है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के मामला पे। क्या यहाँ पे तो हमेशा ही रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत रही है, और अगर हालात ख़राब हुए, बिगड़े कभी, तो वो एब्सेंस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, यानी आप एक स्टैंड पॉइंट लेते हैं, एक आपका नज़रिया है, एक आपका एजेंडा है, एक आपकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, और साथ ही में दूसरा स्टेक होल्डर जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट आपसे जाकर वो उससे डिसअग्री करता है। और नेशनल लेवल के ऊपर भी इसी तरह से यहाँ का सेंटिमेंट कुछ और है, मुल्क की बड़ी सतह के ऊपर सेंटिमेंट कुछ और है। उसमें जो मिडिल पाथ अडॉप्ट करके जो रिकॉन्सिलिएशन है वो कभी अचीव नहीं हो सकी। गलती एक की रही हो, दूसरी की रही हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे हों, लेकिन हम तो कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर की बात। इसमें एक बात मुझे याद आती, जब मैंने कहता हूँ कि मुल्क के अंदर की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात याद आती है कि जब 5 अगस्त 2019 के इवेंट्स हुए, डेवलपमेंट्स हुए, उसके इमीडिएट बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की जो कश्मीर का दौरा हुआ, एक स्टेटमेंट याद है, अगर आप गूगल करके सर्च करेंगे आपको कहीं से ज़रूर मिल जाएगी। किसी ने पूछा कि कब तक जो ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, अब तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत रिमूव हो गई, कि कब तक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं वो पाबंदियां लगी रहेंगी और पॉलिटिकल प्रोसेस, बाकी आसानियां कब से शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि अगर पाकिस्तान बिहेव करता है तो हम ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करने के लिए बिल्कुल ईगर हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है कि क्या हम अपने मुल्क का एक इतना बड़ा हिस्सा जो है उसको हम पाकिस्तान के बिहेवियर के होस्टेज बनाकर रख सकते हैं? हमें तो हालात बेहतर जो है अपने मुल्क के अंदर खुद ही करने हैं। अगर पाकिस्तान कल चाहे, या पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ अनासर कल चाहें कि जम्मू कश्मीर में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जम्मू में कश्मीर में कभी भी अमन नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में कभी भी जो है ह्यूमन राइट्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, तो क्या हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि आप जैसे जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं उसी के मुताबिक हम भी करेंगे? हमें तो अपने इंटरनल जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो इन्वेंट करनी पड़ेंगी, हमें अपने इंटरनल सिचुएशन है वो तैयार करनी पड़ेगी, हमें अपनी इंटरनल रिकॉन्सिलिएशन जो है वो करनी पड़ेगी। रिकॉन्सिलिएशन का मैं कहता हूँ कि हमेशा ज़रूरत थी, लेकिन आज माजी के किसी भी मौका से आज रिकॉन्सिलिएशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी में एक हम आंगी हो, उनकी जो सोच है वो एक हमवार हो, और यहाँ पे एक पीस का, स्टेबिलिटी का, डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट जो है वो बन सके। एक चीज़ जहन में आती है कि हम क्या ख्वाहिश में तो यू कैन कीप ऑन आस्किंग फॉर मून, उसमें तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिकली कौन सी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो भी एक आपके सामने नज़रिया रहना चाहिए। अव्वल तो जम्मू कश्मीर जैसी इतनी एक बड़ी स्टेट है, ये किसी भी सूरत में यूनियन टेरिटरी होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप कहें कि जम्मू कश्मीर को स्टेट होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी नहीं होना चाहिए, आप मेरा यकीन मानिए इसमें कतई रत्ती भर कोई भी चीज़ एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, ये नेशनल स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में है कि आप एक इतने बड़े खित्ते को जो सेंसिटिव है, जिसके बाहर इस किस्म के दो नेबर्स हैं जिसकी नेशनल लेवल के ऊपर हमारी नहीं, जिनके साथ स्टेबिलिटी हमारी नहीं है, जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उसमें आप डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिस तरह से मुल्क के बाकी हिस्सों में ऑपरेट करते हैं, अगर वहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स ज़रूर रहेंगी। अव्वल तो ये यूनियन टेरिटरी नहीं होनी चाहिए थी, स्टेट होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो इस तरह से डायरेक्ट सेंट्रल रूल है वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन होकर यहाँ की अपनी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसमें भी मैं कहता हूँ अब अक्सर लोगों ने बात करके सारे थक गए हैं, इवन के पॉलिटिशियंस ने भी बात करनी बंद कर दी है, और मीडिया में तो बात करके उसका मतलब ही क्या होगा। जब 2019 में 2018 में जब आखिरी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो गई, तो बाद में हमें कई महीनों के बाद जाकर हमें पता चलता है कि ये तो एक जो प्रोजेक्ट 5 अगस्त 2019 को अचीव होना था, ये तो उसकी एक कड़ी थी जिसमें कि सारी चीज़ें चल रही थी, कि वो गवर्नमेंट तब गई। और 2019 में जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शन होकर असेंबली भी बहाल हो जाएगी, तब नहीं हुआ, क्योंकि रिकमेंडेशंस
जो सिक्योरिटी के एतबार से इस तरह से गई कि हालात नहीं ठीक हैं। तो एक जाहिर सा सवाल आता है आपके जहन में कि अगर हालात ठीक नहीं है तो आप लोकसभा का इलेक्शन करवा पा रहे हैं, असेंबली का इलेक्शन के लिए अलग से हालात ख़राब कैसे हो गए। और वैसे दुनिया भर को भी हम बता रहे हैं कि हालात हमने जब से सिविलियन गवर्नमेंट गई है तब से हालात तो हमने और बेहतर किए, लेकिन यहाँ के जो सिक्योरिटी के टॉप बॉसेस हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हालात ठीक हैं भी हैं और नहीं भी हैं, यानी हमारे पास इतना हम संभाल लेंगे कि सिर्फ एक इलेक्शन हो, लोकसभा को हो, लेकिन अगर असेंबली का हो तो वो नहीं हम संभाल पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पंचायतों का निज़ाम भी चला, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन, उसमें उससे भी बड़ी शमूलियत हुई जितने पिछले 20 साल में किसी भी असेंबली के इलेक्शन में शमूलियत हुई। लेकिन बावजूद उसके असेंबली इलेक्शन कब हो जाएंगे और कब यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट, कब लेजिस्लेचर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहाल हो जाएगी, इसका अंदाज़ा आज की डेट में आपको इस मुल्क के अंदर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दे सकता। ये बात ज़रूरी क्यों है कि हम बार बार रिएट्रेट करते रहते हैं कि असेंबली इलेक्शन होने चाहिए या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बननी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कि यार कौन से अच्छे लोग बनकर आ जाएंगे, क्या ज़रूरत है। हमें भी कोई खुद नहीं बनना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में नहीं जाना है, लेजिस्लेचर में नहीं जाना है। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल है, एक प्रोविज़न है, वो प्रोवाइड करता है कि लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेजिस्लेचर के ज़रिए उनकी एक पार्टिसिपेशन रहेगी, उनका एक रोल रहेगा। अगर वो मुल्क के बाकी हिस्सों में एप्लीकेबल है तो जम्मू कश्मीर में तो अव्वल तरीन तरीके के साथ एप्लीकेबल होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मामले ऐसे फेस करने पड़ते हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुल्क की बाकी रियासतों में नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन का क्योंकि कोई रोड मैप नहीं है, कोई पता नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से कोई आज तक ये खबर बाहर नहीं है कि प्रोसेस कब हो जाएगा। जब तक डिलिमिटेशन कमीशन अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेती, जो हल्का इंतखाबात हैं उनकी नई हदबंदी नहीं हो जाती, तब तक तो इलेक्शन कमीशन अपनी कॉल नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन जब कॉल लेगा तब भी जो स्टेट की और सेंटर की अथॉरिटीज़ हैं सिक्योरिटी के साथ खास करके जो वाबस्ता, उनकी ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बताएं कि अभी हालात ठीक हैं इलेक्शन के लिए या नहीं है। तो उस वक्त के पता नहीं हालात क्या होंगे। लेकिन मेरा कुल मिला के ये मानना है कि जो प्रैक्टिकल इसके फॉल आउट्स हैं 5 अगस्त 2019 के, जिस तरह से जो तब्दीलियां मरकज़ चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर में हो, जब तक वो तब्दीली आखिरी तक जज़ब नहीं हो जाती ज़मीन में, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन की कोई कवायद शुरू हो सकती है। मैंने कहा कि ये यूनियन टेरिटरी नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे इलेक्शन करके गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब क्योंकि ये चीज़ें अख्तियार में नहीं हैं और अंदाज़ा लगता है कि ये शायद एक बड़ी सतह के ऊपर कोई चीज़ होगी तो तभी जाकर होगा। इनके बारे में इनके बारे में डिमांड करते रहना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इन द मीनवाइल एक इंटरम तरीका जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त हैं, वो एक पॉलिटिशियन है प्राइमरीली, और एक इजीली एक्सेसिबल हैं, उनको रीच आउट किया जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप उन तक नहीं पहुंचते हैं, अगर उनके ज्ञान में, उनके नोटिस में मामला आता है तो वो आप तक पहुंचते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, मुलाजमीन जो बच्चे हैं पैरामेडिक्स, वो हड़ताल पे थे तो वो मेडिकल कॉलेज में वहीं पे चले गए, उन्होंने कहा चलिए आपको मज़ीद कुछ महीनों के लिए एक्सटेंशन दी और बाद में जब जॉब्स वगैरह होंगे उसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए जो एस्पिरेंट हैं वो हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चलिए आपको भी जो एक्सटेंशन है वो दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक में आती हैं, जो अखबारात में भी आती हैं, उसमें आप उसको कनेक्ट करके देखिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन बहुत इमीडिएटली आ जाती है, पब्लिक में बहुत विजिबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों के बाद, बहुत देर के बाद एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी एक जो पब्लिक की पल्स है उसको वो पकड़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है एक एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ वो काम करते हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी कितना भी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो, वो एक लेजिस्लेचर की या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और जब कॉन्स्टिट्यूशन का ये वादा है कि ये चीज़ें होनी हैं तो फिर ये डिनाई नहीं की जा सकती। एक ऐसी जगह को जिसके लिए आपको हमेशा बार बार कहना पड़ता है कि ये हिंदुस्तान का इंटीग्रल हिस्सा है, आपको पंजाब या हरियाणा के लिए ये नहीं कहना पड़ता।
इन द मीनवाइल अगर इसी सिस्टम के साथ चलते रहना है तो इन द मीनवाइल एक तरीका का इख्तियार किया जा सकता है जो पहले कई बार किया गया है कि एक एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए गवर्नर की, एक लार्ज एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जो जिस तरह से जो चीज़ आप अफगानिस्तान के लिए रेकमेंड करते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसमें जो सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जब तक आप बाकी चीज़ें अचीव करते हैं तब तक अगर एक एडवाइजरी काउंसिल हो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड और असिस्ट करने के लिए, और वो उस वैक्यूम को फिल करे जो पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान जो वैक्यूम है, क्योंकि आप कितने भी साफ शफाफ इफेक्टिव एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आप क्यों ना प्रोवाइड करें, लोगों को एक एक्सेस चाहिए, इमीडिएटली पॉलिटिकल एक्सेस चाहिए जिसके ज़रिए वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा सकें। एक और दूसरा, गवर्नमेंट को भी इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स, इस किस्म के ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो ग्राउंड से फीडबैक लाकर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग है उसको एवरीडे बेसिस के ऊपर शेप कर सकें। 20 अजला हैं जम्मू कश्मीर के, अगर दो लोग एक ज़िला से ये ध्यान रखते हुए कि सारे रीजन, सारे कम्युनिटीज़ और सारे जो शेड्स ऑफ थॉट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, उनको मिलाकर एक अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, एक एडवाइजरी काउंसिल हो जो कम से कम महीना में एक बार अपना इजलास कर लिया करे, और जो उसके मेंबरान हों उनके ऊपर यह ज़िम्मेवारी आयद हो कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, इलाका जात में जाएं और वहाँ पे जाकर लोगों का हाल लें और एडमिनिस्ट्रेशन के और अवाम के दरमियान एक पुल बनकर उसका काम करें। ये एक एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जब तक वो सूरत हाल जो कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यू है लोगों की, जब तक वो नहीं बहाल होती तब तक ये सिस्टम जो है ये अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन इस तजवीज़ के जवाब में एक जाहिर सी बात आती है कि क्या कौन सी पॉलिटिक्स यहाँ पे, कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। ये तो एक इंस्टीट्यूशन तो मौजूद है अवाम और गवर्नमेंट के बीच, यानी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, ये तो वही आपको बता सकते हैं कि वो खुद एक्सेस ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई मिले, उनकी बात सुने, उनकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाए। अभी हालात इतने नहीं बने हैं कि उनकी जो रिकग्निशन, उनकी जो इम्पोर्टेंस, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो है वो उस तरह से बन सके जिस तरह से जैसे आंध्र प्रदेश में या और बहुत सारी रियासतों में वो है। तो ये है कि एक सिस्टम इस तरह से हो, उसमें वो जो वैक्यूम है वो फिल हो, एक एडवाइजरी काउंसिल है उसके ज़रिए तब तक ऑपरेट किया जाए जब तक लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहाल ना हो। मेरा आज का ये एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।